लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग, और IS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट हम इस स्टैंडर्ड को तकरीबन 90% कवर कर चुके हैं, यानी कि इस स्टैंडर्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमने तकरीबन 90% कवर कर लिए हैं। एक तो छोटी छोटी बातें रहती है वो जो हम आज और अगली क्लास में कवर कर लेंगे, और हमने इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो IQM के पास पेपर्स वगैरह के सवाल है, उनको देखना है। क्विक रिकैप करें अगर, तो IS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव एजेंडा ये था कि आम हालात में कंपनी फंड्स या फाइनेंस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरह के लोन, डिफरेंट तरह की बोरिंग्स करती है। इन लोन, इन बोरिंग्स के अगेंस्ट जो भी कंपनी को इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, ये हमारा फॉर द ईयर एक्सपेंस होता है, जब जिसे हम P&L में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन IS 23 ये कहता है कि अगर एक कंपनी किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है एक ऐसा एसेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी कोई बोरिंग्स कर रही है, तो इन बोरिंग्स के अगेंस्ट जो भी कंपनी को बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसे हम एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। फिर जो भी एसेट है, अगर वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो वो डेप्रिशिएट होगा, इन्वेंट्री है तो बिक जाएगा, और इंटेंजिबल है तो फिर वो अमोर्टाइज हो रहा होगा। IS 23 दो तरह की बोरिंग का जिक्र करता है, वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग, वन इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है वो बोरिंग जो हमने स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही की है। अगर एक बोरिंग स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही की है, तो इस स्पेसिफिक बोरिंग पे जितना भी बोरिंग को, जितना भी इंटरेस्ट आएगा, इसे हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे, और स्पेसिफिक बोरिंग से जितना भी अनयूटिलाइज सरप्लस फंड क्रिएट होगा, उसे इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम को बोरिंग कॉस्ट से भी कैपिटलाइज से रिड्यूस कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। जनरल बोरिंग का मतलब है ऐसी बोरिंग जिससे कंपनी बहुत सारे काम कर रही है, इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट, यानी कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ या लोन फैसिलिटी भी ली हुई है कंपनी ने के बहुत सारे पर्पसेस के लिए, उसमें से एक पर्पस क्वालिफाइंग एसेट का बनाना भी है। जनरल बोरिंग में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर एक ही जनरल बोरिंग है तो फिर वहां वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बोरिंग के केस में जो रेट गिवन होगा वही आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा जनरल बोरिंग्स अवेलेबल हैं, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमें एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जितना खर्चा हम जनरल बोरिंग से करेंगे ऑन अवर क्वालिफाइंग एसेट, उस खर्चे के ऊपर जनरल बोरिंग के वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट से जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा कैपिटलाइज हो रहा होगा। लास्ट क्लास तक हमने जितने सवाल देखे थे उसमें या तो स्पेसिफिक बोरिंग थी या जनरल बोरिंग थी, और हमने दोनों मेथड से आइसोलेशन में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना सीखा। लास्ट क्लास के एंड में मैंने एक सवाल रीड किया था, आप लोगों को होमवर्क पे तौर पे सॉल्व करने के लिए दिया था। उस एक सवाल में ही जनरल बोरिंग भी थी, स्पेसिफिक बोरिंग भी थी, और मैंने आपको फंड्स की यूटिलाइजेशन की प्रायोरिटी क्या बताई थी कि पहली प्रायोरिटी होगी स्पेसिफिक बोरिंग। अगर स्पेसिफिक बोरिंग ना हो या स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खत्म हो जाए तो फिर आप बोरिंग करोगे जनरल बोरिंग से, और इन केस कि आपके पास स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खत्म हो जाए तो आप जनरल बोरिंग से करोगे, और अगर स्पेसिफिक बोरिंग को रिपे करने की नौबत आ जाती है तो सर फिर आप जनरल से बोरो करके स्पेसिफिक बोरिंग को रिपे कर दोगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हमने लास्ट क्लास में रीड किया था, जो कि IQM के ही पास पेपर का सवाल है। जब ये स्टैंडर्ड FAR 2 लेवल पे टेस्ट किया जाता था तो FAR 2 के ये पास पेपर का सवाल है। हमारे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 7 में दोबारा से रीड करता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। On 1st September 15, Spin Industries Limited started construction of a new office building and completed on 31st May 2016. The payment to the contractor was as follow. 1 सितंबर 2015 पे हमने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। IS 23 की हैंडआउट रखा है, कहता है 1 सितंबर 2017 पे कंपनी ने एक न्यू ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और कंस्ट्रक्शन 31 मई 2016 पे कंप्लीट हो गई। इस कंस्ट्रक्शन में हमारा 1 सितंबर 15, 1 दिसंबर 15, 1 फेब 15, 16 और 1 जून 16, इन 4 डेट्स पे हमने कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन और 9 मिलियन पे किए हैं। In addition to the above payment, company also paid a fee of 8 million on 1 September 2015 for obtaining a permit allowing the construction of a building. ये पेमेंट्स तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को किए हैं। इसके अलावा 1 सितंबर 2015 पे हमने 8 मिलियन अथॉरिटीज को पे किए कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल लेने के लिए। फिर कहता है द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। दो बोरिंग्स है हमारे पास, एक जनरल एक स्पेसिफिक। पॉइंट नंबर 1,
On 1st August 15, a medium-term loan of 25 million was obtained specifically for construction of a building. The loan carry markup of 12% per annum payable semi-annually. A commitment fee of 0.5% of the amount of loan was charged by the bank. कहता 1 अगस्त 2015 पे हमने 25 मिलियन का लोन लिया स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग के लिए, यानी कि ये स्पेसिफिक बोरिंग है। इस लोन पे 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, यानी कि हर साल जो सूद चार्ज होगा वो 12% होगा, लेकिन पेबल सेमी एनुअली। पेबल सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि हमें साल में 2 दफा सूद देना है, हर 6-6 महीने बाद हम सूद पे कर रहे होंगे। और इस 25 मिलियन के लोन को हासिल करने के लिए हमें 0.5 मिलियन % की कमिटमेंट फी, यानी कि 1,25,000 रुपए एज अ कमिटमेंट फी अपने एजेंट को या ब्रोकर को देने पड़े। कहता है सरप्लस फंड पर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8% पर एनम, जो भी हमारा सरप्लस फंड है उससे सेविंग अकाउंट में 8% पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑन 1 Feb 2016 SIL पेड द मंथली 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। 1 अगस्त 15 पे लोन लिया, 6 महीने बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी या 1 Feb 16 एक एज गुड एज सेम थिंग। 6 महीने बाद हमें इस 25 मिलियन के लोन पे 6 महीनों का सूद पे करना है। 6 महीने के बाद इस 25 मिलियन के लोन में से 5 मिलियन का लोन वापस कर देना है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि कंपनी के पास 2 रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज थी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ये दोनों जनरल बोरिंग्स हैं। फैसिलिटी नंबर 1, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए कैरिंग मार्कअप ऑफ 13% पेबल एनुअली। The average outstanding balance during the period of construction was 25 million. कहता है 28 मिलियन की ये फैसिलिटी है, 13% का सूद है। कंस्ट्रक्शन पीरियड में इस 28 मिलियन के लोन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 25 मिलियन है। पॉइंट नंबर बी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, द मार्कअप एक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन एंड द एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग दैट ईयर वाज 20 मिलियन। कह रहा है 25 मिलियन की फैसिलिटी है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो एवरेज बैलेंस है वो 20 मिलियन है और इस 20 मिलियन के एवरेज बैलेंस पे हमें 3 मिलियन का सूद इनकर करना पड़ रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून 2016। ईयर एंड हमारा 30 जून 16 है, यानी कि 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 16 तक। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। मैं सॉल्व करवा देता हूं सवाल को सर। अब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सबसे पहला काम सर हम एक टाइमलाइन बना के सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा साल स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 15 पे और साल में 12 महीने। बारह महीनों का एक पूरा शेड्यूल बना लेते हैं। ये 1 जुलाई 15 स्टार्ट हुआ तो जुलाई 15 एंड, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी 16, फरवरी 16, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो हमने पूरा 12 महीनों का एक टाइमलाइन बना लिया। अब हम अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आउटफ्लोज दिए, मैं आउटफ्लोज को प्लॉट कर देता हूं, यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। कहता है 1 सितंबर, 1 दिसंबर, 1 फेब और 1 जून। अच्छा, सबसे पहली लाइन 1 सितंबर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर के स्टार्ट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, यानी कि यहां से। तो ये वाला महीना रेलेवेंट नहीं है, ये वाला महीना रेलेवेंट नहीं है। और फिर पहली ही लाइन के आगे कहता है एंड कंप्लीटेड ऑन 31 मई, यानी कि ये मई का महीना और 31 मई पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो यानी कि ये वाला महीना भी रेलेवेंट नहीं है। तो इन 12 महीनों में से सिर्फ 9 महीने वो हैं जिनका सूद कैपिटलाइज होना है, क्योंकि 3 महीने तो कंस्ट्रक्शन से फॉल नहीं कर रहे, शुरू के दो आखिरी का। फिर जो हमने पेमेंट्स की सर, 1 सितंबर पे आपने 10 मिलियन की पेमेंट की, तो एक 10 मिलियन की पेमेंट यहां आ जाएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर का स्टार्ट।
1 दिसंबर पे 15 मिलियन की पेमेंट की, तो ये दिसंबर का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और दिसंबर के स्टार्ट में हमने 15 मिलियन। फिर 1 फेब पे 12 मिलियन, तो 1 फेब पे 12 मिलियन, और फिर 1 जून पे 9 मिलियन, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट दिन। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट्स थी 4, उसे मैंने अपनी टाइमलाइन में प्लॉट कर दिया। 1 सितंबर, 1 दिसंबर, 1 फेब और 1 जून। टेबल से नीचे कहता है इन एडिशन टू द अबव पेमेंट कंपनी आल्सो पेड अ फी ऑफ 8 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2015 फॉर ऑब्टेनिंग द परमिट। कह रहे 1 सितंबर को, इस दिन आपने 10 मिलियन तो कॉन्ट्रैक्टर को दिए और 8 मिलियन परमिट फी भी दिए, यानी कि इस दिन हमारा खर्चा 10 नहीं 18 मिलियन हुआ है। तो ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट्स आ गई। द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। अब पहला है हमारे पास स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% पर एनम के हिसाब से। On 1st August 2015, a medium-term loan of 25 million was obtained specifically for the construction of a building. 1st August पे, यानी कि जुलाई, अगस्त और अगस्त के शुरू में 25 मिलियन का हमें लोन मिला स्पेसिफिक बोरिंग के नाम से। The loan carried 12% पर मार्कअप पर एनम सेमी-एनुअली, 12% का इस पर सूद है। A commitment fee of 0.5% of the loan was charged by the bank, और बैंक ने इस 25 मिलियन के लोन पे हमसे कुछ फी भी चार्ज की। कितनी? 25 मिलियन का 0.5%, यानी कि 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 1,25,000, तो 0.125। अब फुल फिगर में भी सवाल को सॉल्व करना चाहें कोई हर्ज नहीं है कि मैं पूरा 25 मिलियन लिख दूं आप, तो ये बनेगा 1,25,000, 1,25,000 इज 0.125 मिलियन, यानी कि नेट पैसा कितना आया होगा मेरे पास? 24.875। ठीक है, समझ आता है ना? मैं फिर कहता है सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8%। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास सरप्लस फंड होंगे, इस पे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 8% के हिसाब से मिलेगा। On 1st Feb 16, company paid 6-month interest plus 5 million towards the principal. इस दिन आपने लोन लिया 6 महीने बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पे जैसे 31 जनवरी या 1 फेब एक ही बात है। हमने 5 मिलियन का लोन वापस किया, तो इसका मतलब है कि हमें 5 मिलियन की प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो 25 मिलियन का लोन था, इस पे 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे किया। तो जरा कैलकुलेटर में उठाएं, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना बन रहा है 6 महीने का सूद? 1.5। कहता है 6 महीने बाद 1 फेब 2016 पे, 1 फेब 2016 पे हमने 5 मिलियन की लोन रिपेमेंट की है, प्रिंसिपल रिपेमेंट की है, और 6 महीनों का इंटरेस्ट 25 मिलियन के लोन पे 1.5 मिलियन पे किया, तो इतनी आउटफ्लोज आ गए। सर 1 अगस्त 15 पे हमने 25 मिलियन का लोन लिया, लोन पे सूद का रेट 12% पर एनम था। 6 महीने बाद यानी कि 1 फेब 15 पे 16 पे 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 और 6 महीने बाद इस 25 मिलियन के लोन में से 5 मिलियन वापस करना है, और जो 25 मिलियन का लोन था उस पे 12% के हिसाब से 6 महीनों का सूद देना है। तो 25 मिलियन का 12% इंटू 6/12, ये बनेगा 1.5, यानी कि 1.5 की इंटरेस्ट पे करनी है और 5 मिलियन का प्रिंसिपल रिपेमेंट करना है। क्या ये समझ आता है? मैं और इसके अलावा स्पेसिफिक बोरिंग में कोई इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं है। इस दिन लोन लिया, इस दिन थोड़ा लोन और सूद वापस कर दिया। फिर आता है पॉइंट नंबर 3 में एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। 2 तरह की रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, जनरल बोरिंग्स है। तो मैं जनरल बोरिंग्स के लिए एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करता हूं।
कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? जितनी भी बोरिंग्स हैं उनका इंटरेस्ट न्यूमिनेटर में रखते हैं, जितनी भी बोरिंग्स हैं उनका इंटरेस्ट न्यूमिनेटर में रखते हैं, और जितनी भी बोरिंग्स उनका एवरेज बैलेंस डिनोमिनेटर में। तो पहले वाले फैसिलिटी में कहता है कि 28 मिलियन की फैसिलिटी है 13% के सूद पे, लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड का एवरेज बैलेंस कितना है? 25 मिलियन। तो 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिनोमिनेटर में एवरेज बैलेंस आएगा, न्यूमिनेटर में इंटरेस्ट आएगा ना। इस 25 मिलियन के एवरेज बैलेंस पे 13% 9 महीनों का सूद और 25 मिलियन ओवर 9 टोटल। सर 9/12 क्यों किया? क्योंकि अगर आप इस 12 महीनों को देखो तो 12 महीने में से रेलेवेंट कैपिटलाइजेशन के मंथ्स में 9 है ना, शुरू का पहला 2 महीना और आखिरी के 2 महीने में तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ही नहीं है, यानी कि वो पीरियड काउंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, द मार्कअप एक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन एंड द एवरेज रनिंग बैलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज 20 मिलियन। सर इस पे इन्होंने आपको रेट नहीं बताया, इस पे इन्होंने आपको इंटरेस्ट डायरेक्टली बता दिया है और एवरेज बैलेंस डायरेक्टली बता दिया। कि जो दूसरी वाली फैसिलिटी उसका इंटरेस्ट रेट नहीं बताया बल्कि उसका इंटरेस्ट और एवरेज बैलेंस आपको बता दिया। तो मैं 3 इंटरेस्ट और 20 मिलियन एवरेज बैलेंस में ऐड कर दूं। अच्छा, चूंकि ये आईकेएम के पासवर्ड का सवाल है तो इंफॉर्मेशन शायद हो सकता है ये चीज आप लोगों ने पिक ही ना की हो, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 2 का अगर पहला बुलेट रीड करो, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए carrying markup of 13% payable annually. The average outstanding balance during the period of construction, इसको अंडरलाइन करें, during the period of construction was 25 million. इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में कहता है the running finance facility of 25 million from bank B, the markup accrued during the period of construction, इसको भी अंडरलाइन करें, was 3 million and the average running finance balance during the construction period, during that period, इसको भी अंडरलाइन करें। इन्होंने इस सवाल में जो कंस्ट्रक्शन का बैलेंस और मार्कअप दिया ये कंस्ट्रक्शन पीरियड का दिया है, लेकिन स्टिल ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि ये ऑन एन एवरेज पर ईयर है या 9 मंथ्स का ही एवरेज है। अगर तो मैं समझता हूं कि ऑन एन एवरेज पर ईयर है तो फिर मैं इसको 9 मंथ्स पे एडजस्ट कर दूं और इसे भी 9 मंथ्स पे एडजस्ट कर दूं। अगर मैं ये समझूं कि ये जो एवरेज बैलेंस दिया हुआ है ये पूरे 12 महीनों का दिया हुआ है तो फिर मैं इसे 9 मंथ्स पे एडजस्ट करूंगा। और अगर कोई समझता है कि ये 9 मंथ्स का ही एवरेज बैलेंस है तो फिर आपको इसे 9/12 एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 25 और 20 ही प्लॉट कर देंगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड लिखा हुआ तो है तो मैं मतलब यस 25 मिलियन ही है अमाउंट, 9 महीनों का एवरेज बैलेंस, लेकिन क्या ये 9 मंथ्स पे एडजस्ट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट? दोनों assumption देखिए, अगर कोई बंदा ये assumption लेता है कि ये 9 मंथ्स का ही एवरेज है तो कोई गलत नहीं होगा, वो डिनोमिनेटर में 25 और 20 प्लॉट कर दे। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ये वाला काम कर दो कि आप 25 और 20 ही रख दो। ये सिर्फ देखो आंसर डिफरेंट आएगा। देखो आईकेएम का एग्जामिनर तुम्हारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा और उसके लिए तुम्हें मार्क्स देगा, तुम्हारी अजम्पशंस के लिए नहीं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक सवाल ये एक अलग सॉर्ट ऑफ अजम्पशंस पे सॉल्व करके आ जाए, मैं एक अलग सॉर्ट ऑफ अजम्पशंस पे सॉल्व करके आ जाऊं, तो वो अजम्पशंस के हिसाब से कैलकुलेशन के मार्क्स देगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के मार्क्स देगा, ना कि डिफरेंट अजम्पशंस लेने के। अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये 9 मंथ्स प्रोरेट हुआ है तो फिर मैं डिनोमिनेटर में डायरेक्टली ये रख दूंगा। और अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नहीं ये एवरेज बैलेंस तो है लेकिन फॉर द ईयर है, मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड का एवरेज बैलेंस 12 महीनों पे प्लॉट हुआ है, तो फिर मैं 9 मंथ्स को एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय, तो जो सॉर्ट ऑफ अजम्पशंस आपको सही लगे वो आप ले लें। सर नीचे 25 के साथ आपने 9/12 क्यों नहीं लिया जब आपने ऊपर भी किया हुआ है? क्योंकि सूद तो सिर्फ 9 महीनों का ही कैलकुलेट होना है ना, ये जो 13% का रेट है ये पर एनम रेट है,
अगर आप देखें तो 13% पर एनएम का रेट है, तो सूद तो मैं सिर्फ 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट करूंगा ना, तो यहाँ तो मुझे ये वाला काम करना ही चाहिए, या दो में से कोई एक असम्पशन की बेसिस में उसको 25-20 प्लॉट कर दूं, या इन दोनों को 9 मंथ्स प्लॉट कर दें, क्या करें, जैसे आप बोले हम वैसे कर लेते हैं, 9/12 ही कर दें। तो हमारे पास एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा, इसे जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करें, और जब इस तरह की पूरी इक्वेशन सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो ब्रैकेट जरूर प्लॉट कर दिया करें। नहीं 16.11 आ रहा है, अब मुझे भी यही सही लग रहा है सर, नहीं और हमसे कैलकुलेट, अपने पास कैलकुलेटर में सिंपल 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 9/12 करो, अपने कैलकुलेटर में सिंपल 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 13% करो, कितना आ रहा है, बस ये ब्रैकेट सॉल्व करें कैलकुलेटर में। सर ये भी नहीं हो रहा, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12, सर न्यू करें, देखें इन बटन्स को दबाते जाएं, सर हम ये सारे बटन इस सीक्वेंस में तो दबा सकते हैं ना, और उसके बाद एक इक्वल टू का बटन भी दबाओ, कितना आ रहा है जी 2.437, अब 2.437 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5. अब कैलकुलेटर 0 कर दिया, वापस से कैलकुलेटर में ब्रैकेट 25 इंटू 9/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 20 इंटू 9/12 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। 33 पॉइंट, अब इसको डिवाइड करने का रूल है 16.1। कोई चीज ना आती हो तो पूछिएगा, ऐसे ना हो कि वो बंदरों की तरह फॉलो करते रहे एक दूसरे को देखकर। कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज, या गौर से देखिएगा, मैं 3 इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक बोरिंग, एक इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड, और एक जनरल बोरिंग। जरा सा भी हमारा ध्यान यहाँ होगा ना तो हम सारी चीजें मिक्स कर जाएंगे। सबसे पहले मैं स्पेसिफिक बोरिंग का बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग पे सूद तो लगना ही है इररिस्पेक्टिव कि आप खर्चा करो ना करो। अब स्पेसिफिक बोरिंग हमने ली यहाँ पे 25 मिलियन, लेकिन इस लोन को लेने के लिए कितनी कमिटमेंट फी पे करनी पड़ी, तो ये तो मेरी बोरिंग कॉस्ट है ही, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट या लोन को हासिल करने के लिए जो फी देनी पड़ती है वो बोरिंग कॉस्ट। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा कमिटमेंट फी, मैं रुपीज इन मिलियंस में सारी वर्किंग कर रहा हूँ 0.125 रुपीज इन मिलियन में करो तो एटलीस्ट 3 डिजिट्स तक तो हम लेके जाएंगे। फुल फिगर में करना चाहें तो 1,25,000 लिख दें, क्या करें ये सही। अब इस 25 मिलियन पे यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 महीने सूद कैलकुलेट होगा, और 6 महीने का सूद आप कैलकुलेट कर चुके हो 1.5 मिलियन। क्या ये पूरा 1.5 मिलियन का सूद बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज के तौर पे कैपिटलाइज हो जाएगा? सर 6 महीने का आपने सूद पे किया है, लेकिन कैपिटलाइज पूरे 6 महीने का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग में आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते हो जब 3 कंडीशंस पूरी हो रही है। बोरिंग कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड, construction have been incurred and construction activities are expenditure have been incurred and construction activities are in process। तो यहां से सूद तो लग रहा है,
लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। यहां से सूद तो लग रहा है लेकिन खर्चा नहीं हुआ, वो कब हो रहा है? यहाँ पे। तो यहां से काउंट करेंगे तो ये बनता है 1 2 3 4 5, 5 महीनों का सूद। 25 मिलियन इंटू 12% इंटू 5/12, 1.35, 1.25। फिर आपने यहां से यहां तक का सूद कैलकुलेट कर लिया। सर सबको पता है ना कि क्यों मैंने यहां 1.5 लिखा और क्यों यहां 1.25 लिखा है? क्योंकि यहां मैंने 6 महीनों की इंटरेस्ट की पेमेंट प्लॉट की है, जबकि यहां मैंने सिर्फ 5 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है। अब यहां पे आपने इस 25 मिलियन के लोन में से 5 मिलियन लोन वापस कर दिया, तो लोन कितना रह गया? 20 मिलियन। यानी अब यहां से जो सूद चार्ज होगा वो 25 मिलियन पे नहीं, आउटस्टैंडिंग लोन 20 मिलियन पे चार्ज होगा। कितने महीनों के लिए? 1 2 3 और 4। ऑल्दो के लोन तो अभी भी है लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो 20 मिलियन पे 12% के हिसाब से 4 महीने का। ये समझ आना चाहिए कि बच्चे को। ऑनलाइन में किसी को ना समझ आ रहा तो मुझसे पूछिएगा। सर ये दोबारा समझाते, कोई चीज एक बारी में पिक ना हो, आपने लाजमी पूछनी है। सर रिपीट करनी है, दोबारा से रिपीट कर देंगे हम। सबसे पहले हमने 1 अगस्त 15 यहाँ पे 25 मिलियन का लोन लिया। 6 महीने बाद यहाँ पे 25 मिलियन के लोन पे 6 महीने का 1.5 मिलियन का सूद पे किया। लेकिन बोरिंग कॉस्ट पे कैपिटलाइज कैलकुलेट करते वक्त मैंने पूरे 6 महीने नहीं कंसिडर किए, मैंने सिर्फ 5 महीने कंसिडर किए। रीजन बीइंग कि स्पेसिफिक बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को आप स्टार्ट करते हो जब 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो, सूद भी लग रहा हो, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा भी हो रहा हो, और कंस्ट्रक्शन भी चल रही हो। यहां पे आप पे सूद तो लग रहा है, लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अभी खर्चा नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन और खर्चा किस दिन हुआ है? यहाँ। तो यहाँ तीनों कंडीशन मीट हो रही है, तो मैंने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी यहां से शुरू की। अब जब यहां से काउंट किया तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 महीनों का सूद कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो 25 मिलियन पे 12% से हिसाब से 5 महीनों का सूद। फिर यहां पे पहुंचे तो 25 मिलियन के ऊपर सूद भी दिया और 5 मिलियन का लोन वापस कर दिया। तो अब लोन कितना रह गया? 20 मिलियन। कितने महीनों के लिए रिमेनिंग? 1 2 3 4। तो 20 मिलियन के ऊपर 12% के हिसाब से 4 महीनों का 0.8। क्या ही समझ आता है मैं यहां तक? अब अभी यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई, अब देखिएगा गौर से, सबका ध्यान यहां पे हो। सर 25 मिलियन का लोन आया था, 0.125 का कमिटमेंट फी कट गया था, यानी कि नेट हमारी जेब में पैसे कितने आए थे? 24.875। खर्चा यहां पे, इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये अनयूज्ड थे और अनयूज्ड रखे नहीं रहने देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम आएगी और बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी। ये 1 महीना पैसा फारिग रखा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेसमैन कभी भी पैसे को खाली नहीं छोड़ेगा, इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम आएगी, लेकिन वो इनकम इस बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकती, वो पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस 1 महीने फंड इन्वेस्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन उस 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम को इस वर्किंग में लेकर नहीं आएंगे, उसे हम पीएनएल में रिकॉर्ड कर देंगे। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं सब? अब तुम्हारे पास 24.87 था, 1 महीना गुजर गया, तुमने 18 मिलियन की पेमेंट करनी। जब 18 मिलियन की पेमेंट कर दोगे तो कितना सरप्लस फंड रह जाएगा? 24.875 माइनस 18, 6.875। अब 6.875 कितने अरसे के लिए फारिग रखे रहे? 1 2 3, क्योंकि 3 महीने बाद 15 मिलियन पे करना है, यानी ये पैसा यहां से लेकर यहां तक अनयूज था, सरप्लस फंड था। इसे इन्वेस्ट कर देंगे? यस। इसे इन्वेस्ट करेंगे, इस पे इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी? यस।
क्या वो इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस करेगी? यस, क्योंकि इन महीनों की बोरिंग कॉस्ट भी हमने कैपिटलाइज की है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में लिखता हूं इंटरेस्ट इनकम 6.875 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट कितना था? 8% इंटू 1 2 3 और मैं इसे नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसे हमने माइनस करना है इन दोनों में। सर 6.875 का सरप्लस फंड था 3 महीनों के लिए, इन्वेस्ट करके कमाया। उठ जाए इस टाइम पे तो शैतान भी उठ जाता है। सुबह की क्लास में नींद आए तो समझ आता है, दोपहर में खाने के बाद नींद आए तो समझ आता है, इस टाइम पे हमें बिल्कुल चौकन्ना बैठना है। सर 3 महीने इन्वेस्ट करके इनकम कमाई, अब 3 महीनों के बाद तुम्हें पेमेंट करनी है 15 मिलियन की। तो इस 15 मिलियन की पेमेंट में से 6.875 तो तुम्हारे पास था, बाकी कितना तुम्हारे पास नहीं था? 6.875 माइनस 15 8.125, इतने पैसे शॉर्ट है। तो क्या करेंगे सर? जनरल बोरिंग से उठा लेंगे। इतने पैसे शॉर्ट है तो अब जनरल बोरिंग से उठा लेंगे। कितने अरसे के लिए? 1-2 महीनों के लिए, सिर्फ 2 महीनों के लिए। तो मैं जनरल बोरिंग में 8.125 मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज रेट था 16.11% मल्टीप्लाई बाय 2/12। मैं 10 बार रिपीट करूंगा, लेकिन कोई चीज समझना है तो आपने मुझसे बार बार पूछनी है कि सर रिपीट करते समझ नहीं आया, रिपीट करते समझ नहीं आया। सर जनरल बोरिंग वाली बात रिपीट करें। यहां तक सब पहुंच गए थे, 6.875 का सरप्लस फंड था, 3 महीने इन्वेस्ट किया तो छोटी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। 3 महीने तक डायरेक्टर को पेमेंट करनी है 15 मिलियन की। तो 6.875 तो गले में रखे हुए थे सेविंग अकाउंट में, वहां से निकाल के दे दिए। अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं? 8.125, तो ये भी देने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? अपनी जनरल बोरिंग से लोन लेके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूं, और जब जनरल से ये लोन लिया तो अब जनरल बोरिंग का सूद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कितने अरसे के लिए? चार्ज तो हमेशा के आगे तक होगा, लेकिन मैं अपनी वर्किंग एक्यूमुलेट करता जाऊंगा ना। सर 8.125 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 1 और 2 महीने के लिए, आगे भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन आगे चेंज होने वाला है अमाउंट। तो मैंने 8.125 पे सिर्फ 16.11% 2 महीनों का कैलकुलेट किया। क्या यहां तक कहानी समझ आती है? मैं ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको ये जो मैं इसका 6.875 इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम यहां सुनिएगा, इन्होंने बड़ा ही एक प्रैक्टिकल और बड़ी बारीक बात पकड़ी है। सर आपके पास 6.875 की सरप्लस फंड्स थी, आपने उसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो आपके पास 0.1375 की इनकम आई। सुना शारिक, तुमने लास्ट क्लास में ये सवाल पूछा था। ये अमाउंट आपके पास था, 3 महीने इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास ये अमाउंट आई। अब जब मैं पैसे निकाल रहा हूं तो मुझे मेरे पैसे तो वापस मिलेंगे ही, ये भी तो वापस मिलेंगे। तो मुझे जो इस 15 मिलियन की पेमेंट करनी है, तो कुछ पेमेंट तो यहां से हो जाएगी, कुछ पेमेंट यहां से भी तो हो सकती है। बिल्कुल इनकी बात प्रैक्टिकली सही है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अनलेस कि आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि इंटरेस्ट इस दिन पे करना है या इस दिन रिसीव करना है, हम हमेशा ये समझेंगे कि यह सारा काम एनुअली साल के आखिर में होगा। जैसे मैंने पिछले जो भी 6-7 सवाल सॉल्व करवाए, उसमें तो पिछले 6-7 सवालों में इंटरेस्ट की पेमेंट और इन्वेस्टमेंट इनकम की कोई बात थी नहीं, तो मैं समझ आता वो सारी कहानी तो साल के आखिर में होगी। अभी सिर्फ हम अर्न करते जा रहे, साल के आखिर में हमें इंटरेस्ट देना होगा या लेना होगा। तो अब जैसे इस सवाल में इस इंटरेस्ट के बारे में इसने मुझे स्पेसिफिकली बताया था कि ये वाला इंटरेस्ट हमने यहाँ पे करना है, तो मैंने प्लॉट किया। लेकिन अब वाली बात बिल्कुल सही है कि ये इंटरेस्ट भी तो यहाँ रिसीव हुआ होगा, लेकिन कुछ बताया नहीं है कि यहाँ रिसीव हुआ, तो फिर मैं जनरली समझूंगा कि ये सारा काम अब साल के आखिर में ही हो रहा होगा। जनरली आप बैंक्स में जब इन्वेस्ट वगैरह करते हो तो बैंक ये कर सकता है कि हर दिन आपको सूद देने लग जाए, या हो सकता है कि आपने पूरे साल में जो इन्वेस्टमेंट की, साल के आखिर में एक साथ सूद दे रहा हूं। तो अनलेस कि एग्जामिनर हमें बताया कि भाई आपने इस स्पेसिफिक तारीख को सूद पे किया या रिसीव किया, हमारी जनरल असम्पशन ये होती है कि अभी सारा मामला साल के आखिर में सेटल हो रहा होगा। इस सूद के बारे में बता दिया था, यहाँ लिख दिया। इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो मेरे समझता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मेरे ही पैसे वापस आए 6.875, इन्वेस्टमेंट इनकम अभी वापस नहीं आई।
15 मिलियन की पेमेंट करनी थी, 6.875 मेरे पास अपने थे, 8.125 मेरे पास नहीं थे, मैंने जनरल बोर्डिंग से लोन लेके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी। अब 8.25 आउटस्टैंडिंग है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर मुझे अब और पेमेंट्स करनी है। मेरे पास स्पेसिफिक का पैसा तो खत्म हो चुका है, तो ये पैसा भी जनरल बोर्डिंग से दूंगा, ये पैसा भी जनरल बोर्डिंग से दूंगा, और ये पैसा भी जनरल बोर्डिंग से दूंगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8.125 का ऑलरेडी है, 12, 5 हो गया 17 और 18.5, टोटली मैंने सिर्फ इनका टोटल लिया है। अब गौर से देखिएगा सर, 8.125 का लोन चल रहा था, इस दिन इतना मजदूरी लोन लिया, तो अब लोन कितना हो गया? 8.125 प्लस 18.5, जो भी अमाउंट बन गया, कितना सूद है? 16.11%। कितने अरसे के लिए? 1, 2, 3, 4। क्या ये समझ आता है? मैंने एक जानबूझकर एरर किया है अभी भी इस सारी वर्किंग में, अभी कॉपी ना करें, इसमें एक एरर है। मैं चाहता हूं खुद इस वर्किंग को गौर से देखें और मुझे बताएं वो क्या गलती की है लॉजिकल। जनरल बोर्डिंग में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये कमिटमेंट फी इन्होंने स्पेसिफिक बोर्डिंग के ऊपर पे किए, ओडी फाइनेंस फैसिलिटी के ऊपर नहीं। जो 25 मिलियन का शॉर्ट टर्म मिड टर्म लोन लिया है उस पे ये कमिटमेंट फी पे किया, तो इसलिए मैंने यहाँ शो किया। नहीं, हाँ, वो जनरल बोर्डिंग से निकाल के पे नहीं किया, वो लोन मिलते वक्त ही लोन से नेट हो रही होती, तो इस वजह से एक एरर किया है मैंने इस कैलकुलेशन में, और कोई मैथमेटिकल एरर नहीं, लॉजिकल एरर किया है, और जानबूझ के किया है ये देखने के लिए कि आप लोग वो पिक करते हैं या नहीं। इन्वेस्टमेंट इनकम सर, ये वैसे तो आ जानी ना कभी ना कभी, ये वाली बात तो डिस्कस हो गई, ये एरर नहीं है। नहीं एरर नहीं है, लेकिन मैं इस बात कर रहा हूँ कि ये हम वैसे तो दे सकते हैं ना, शो कर रहे हैं चलिए, मतलब ये तुमने रिसीव कर लिया और फिर तुम्हारे पास पैसे 6.875 प्लस 1137 कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर तुमसे इस तरह की बात ना करे ना कि हमें इन्वेस्टमेंट इनकम देन एंड देयर मिल गई, तो फिर हम इस तरह की assumptions लेके अपनी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम वो साल के आखिर में रखेंगे। ये वाले 2 महीने का देखो 8.125 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, इस पे 6 महीने का सूद लगना चाहिए। 18.5 1, 2, 3, 4, ये 4 महीने आउटस्टैंडिंग है, मैंने यही किया है। 8.125 पे 2 महीने का सूद, 8.125 पे 4 महीने का सूद, 6 महीने हो गए, और 18.125 पे 4 महीने का। जरूरी नहीं है कि इसको मैं यूं शो करूं, मैं इसको यूं भी शो कर सकता हूं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया तो था कि 2 अल्टरनेट वेज होते हैं। मैं अगर यूं भी अपनी कैलकुलेशन को प्रेजेंट करूंगा, इट वुड जनरेट सेम आंसर। ये इंडिविजुअल सूद कैलकुलेट हो रहा है, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चल रहा है कि पहले 8.12 2 महीना आउटस्टैंडिंग था, फिर 8.12 एंड 18.5 4 महीना आउटस्टैंडिंग था, या यूं कह ले कि 8.12 6 महीना आउटस्टैंडिंग था और 18.5 4 महीना आउटस्टैंडिंग था, एक ही बात। जो आपको सही लगे, ना यकीन है कैलकुलेट करके देख ले, सेम ही आंसर क्रिएट होगा इन टोटलिटी। वो एरर आइडेंटिफाई किया हमने, देखें इसके भी किया है। यहां देखिए मैंने लॉजिकल एरर किया यहाँ पे, इस 25 मिलियन पे 6 महीने का सूद 1.5 पे हुआ, लेकिन इस 1.5 के सूद में से कितना सूद ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट से पर्टेनिंग है? 5 महीने का 1.25। इसका मतलब है कि अब जब तुम्हें पैसे वापस करना है और वो पैसा तुम जनरल बोर्डिंग से निकाल रहे हो, तो जनरल बोर्डिंग से वो पैसा निकाल कर वापस करना जो कि पर्टेन करता था क्वालिफाइंग एसेट पे, वही सिर्फ सूद की कैपिटलाइजेशन के लिए रेलेवेंट है। यानी कि ये जो यहां 1.5 पे हुए ना, इसके 2 हिस्से हैं, एक 0.25 1 महीने का और एक 1.25
5 महीने का। इस बात पे हमारा ईमान है, कि हमें सूद 6 महीने का ही पे करना है, लेकिन इस 6 महीने के सूद में से कितना क्वालिफाइंग एसेट से पर्टेन करता है, सिर्फ 5 महीने का। वो आपके सामने यहाँ लिखा भी था। तो अब जब वापस करने का टाइम आया और वो पैसा जनरल बोरिंग से वापस कर रहा हूं, तो जनरल बोरिंग से वो पैसा वापस करते वक्त कंसिडर करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन, जो कि एक्चुअली क्वालिफाइंग एसेट से पर्टेन करता था। इस 1.5 के इंटरेस्ट में से 0.25 का इंटरेस्ट तो इस महीने का था, जो कि वैसे ही एक्सपेंस आउट होना है। तो इस इंटरेस्ट को रिपे करने के लिए फर्दर लोन ले रहे हो, तो वो भी एक्सपेंस आउट ही होगा। लेकिन इस 1.5 में से 1.25 जो कि 5 महीनों का था, जो कि क्वालिफाइंग एसेट का था, इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए अगर मजीद लोन ले रहे हो, तो उस लोन पे भी जो सूद आएगा वो यहाँ पे कैपिटलाइज होना चाहिए। यानी कि ये जो 18.5 कैलकुलेट किया, ये 18.5 नहीं, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, तो ये बनेगा 18.25। और फिर यहाँ 18.5 नहीं। क्या ये वाली बात समझ आ रही है सबको? नहीं आ रही तो पूछे, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन सच से समझ नहीं है। मैं यस, लॉजिकली होगा, क्योंकि वो 0.25 का सूद तो क्वालिफाइंग एसेट का है ही नहीं, वो तो अदर देन क्वालिफाइंग एसेट पीरियड पर्टेन करता है। जरा मुझे कैलकुलेशन करके दें, इन केस नहीं समझ आया तो पूछना है आपने। 2.175, तुम्हें समझ आया सवाल पूरा? येलो टी शर्ट में नहीं, बराबर वाले को ये तो 0.1375 है, और जनरल बोरिंग का कितना बन रहा है? 8.125 into 16.11% into 2 over 12, 0.218, और ये 1. तो ये हो जाएगा 1.628। अब अगर मैं इसको एक जगह प्रॉपर्ली प्रेजेंट करूं, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो एक हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग्स है, एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स हैं, और एक हमारे पास जनरल बोरिंग्स हैं। स्पेसिफिक बोरिंग पे आ रहा है 2.175, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 0.1375, और जनरल बोरिंग आ रहा है 1.628। तो ये आ गया हमारे पास टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। स्पेसिफिक बोरिंग में भी सरप्लस फंड है, ये उसी का मैंने यहाँ शो किया है ना। आता हूँ उस पे 3. सर सुकून से तसल्ली से सवाल को सॉल्व करना है, सॉरी कॉपी करना है, और खुद से देखें आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। जैसे किसी ने सवाल पूछा कि इस 9 मिलियन की पेमेंट को तो आपने इग्नोर ही कर दिया, ये भी तो पे किया आपने। यस, ये भी पे की है, लेकिन जब ये पे की ना तब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इस 9 मिलियन की पेमेंट के ऊपर फर्दर सूद की कोई कैपिटलाइजेशन अकाउंट फॉर नहीं होगी। सफाई से कॉपी करना है, कोई एक पॉइंट भी ना समझ आया तो मुझसे पूछना है। सर एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल पूछा, अच्छा कि कमिटमेंट फी नॉन वर्किंग मंथ में पे हुई है तो उसको क्यों ऐड करेंगे? एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि कमिटमेंट फी जो है ना स्पेसिफिक बोरिंग पे, वो आपने इस दिन पे की है, इस दिन तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो फिर आपने इसको क्यों कैपिटलाइज कर दिया? जबकि इंटरेस्ट आप इस दिन से कैपिटलाइज नहीं कर रहे, इंटरेस्ट आप इस दिन से कैपिटलाइज कर रहे हो। सर वो लोन लेने के लिए जरूरी था, और इंटरेस्ट तो जितना अरसा लोन पेंडिंग है उसकी कॉस्ट है, तो जो अरसा है वो वही होगा जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है।
लेकिन ये कमिटमेंट फी कंस्ट्रक्शन के पीरियड के ऊपर लिंक नहीं है, ये तो लोन लेने की कॉस्ट है, तो ये तो ऑब्वियसली बोरिंग कॉस्ट है, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। सूद की कैपिटलाइजेशन उस वक्त तक होगी, इस वक्त शुरू होगी जब वो तीनों कंडीशंस पूरी हो रही होगी। यस, यस, ऐसा ही, वो इंसिडेंशियल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लोन है। मोहम्मद उस्मान, इंटरेस्ट ऑन एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंसेस ऑफ जनरल बोरिंग, इसी डिनोमिनेटर पे इंटरेस्ट, तो यहाँ भी हमने ऐसे किया है कि 25 into 9/12 और 20 into 9/12 भी एवरेज बैलेंस निकाला 9 मंथ्स का, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो न्यूमरेटर में रख दिया कि इस पे 13% का इंटरेस्ट था, इस पे 3 मिलियन का इंटरेस्ट इन्होंने वर्कआउट करके दिया।